Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today, we'll also be taking calls from you on mutual fund and related issues. That's right, today is an interactive edition of Market Mantra. So you can call us on 2371-7106, 2371-7117 with any questions that you might have about mutual funds. My name is V. Ravi Kumar and with me is my Hindi co-anchor Sonu Sood. धन्यवाद रवि। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक खबरों पर चर्चा करते हैं। श्रोताओं, आज रविवार है और आज के कार्यक्रम में हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके इस विषय पर कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं: 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए म्यूचुअल फंड्स विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। धीरेन्द्र जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और अब हेडलाइंस के साथ हैं वी रवि कुमार। Foreign investors pump in more than 14,000 crore rupees into the Indian capital market, and domestic indices fall by more than 1% in the week ended on Friday. Sensex closes below 58,100, Nifty settles below 17,350. विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों में इस महीने में अब तक 14,000 करोड़ रुपए से अधिक का किया निवेश। घरेलू शेयर बाजार इस सप्ताह 1% से अधिक की गिरावट में रहे। सेंसेक्स 58,100 के नीचे और निफ्टी 17,350 के नीचे हुए बंद। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आज दो लाइंस हैं जिन पर आप हमें फोन कर सकते हैं: 23717106 और 23717117। और अब लेते हैं आज की पहली खबर। विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों में इस महीने में अब तक 14,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। डिपॉजिटरीज के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने इक्विटी बाजारों में 8,638 करोड़ रुपए और डेट बाजार में 5,903 करोड़ रुपए डाले। एफपीआई ने हाइब्रिड बाजार में 818 करोड़ रुपए का निवेश किया, जबकि डेट बाजार के वॉलंटरी रिटेंशन रूट वीआरआर से 1,281 करोड़ रुपए बाहर निकाले। इस तरह सितंबर में भारतीय पूंजी बाजारों में 14,079 करोड़ रुपए की शुद्ध राशि का निवेश एफपीआई ने किया। इससे पहले एफपीआई ने अगस्त में 56,521 करोड़ रुपए और जुलाई में 1,971 करोड़ रुपए का निवेश किया था। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के पहले श्रोता वीरेंद्र, जो एमपी के बेतुल से हमें फोन कर रहे हैं। वीरेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। हेलो जी पूछिए। मैम, मेरा सर से ये प्रश्न था कि मेरे फादर रिटायर हुए तो उन्होंने कुछ पैसा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में लगाया और कुछ पैसे की एफडी करी। और सर मुझे सर के माध्यम से पता लगा था जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान रहता है सर उसमें पापा कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो एक प्रॉपर तरीके से, तो सर उसमें किस टाइप के फंड में करना चाहिए? और सर एक मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि सर मेरी एज अभी 33 है और मैं चाहता हूँ सर मैं कुछ म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्ट करूँ, तो सर मेरे को किस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? थैंक यू सर। जी धीरेन्द्र जी। हाँ, ये जो इनको इन्वेस्ट एसडब्ल्यू के लिए जो इन्वेस्ट करना है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में जो रिटर्न मिलता है वो गारंटीड है और वो 7.4% है, जो कि एक अच्छा रिटर्न माना जाएगा। लेकिन यही है, पूंजी बिल्कुल सुरक्षित है और इतना ही रिटर्न मिलेगा। और अभी जो कुछ भी ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है उसमें इसको अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह की किसी भी फिक्स्ड इनकम की समस्या ये है
कि 5 साल के बाद 10 साल के बाद ये पूंजी आपकी उतनी ही रहेगी। अगर अच्छा रिटर्न मिल भी जाता है तो आज से 5 साल के बाद उसी पूंजी पे 7.4% अच्छा रिटर्न नहीं होगा। इसलिए कोई ऐसा निवेश करना चाहिए जो महंगाई से जूझ पाए बेहतर तरीके से, और वो ऑप्शन वो विकल्प आपको एक इक्विटी से जुड़े हुए, ऐसा नहीं कि पूरी तरह इक्विटी में लगा हुआ पैसा, पर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका कि एक छोटा सा भाग भी इक्विटी में हो, और ये पूरी तरह निर्भर करता है कि आपकी आमदनी की जरूरत क्या है। और अगर आप 4 से 5% का विड्रॉल रखते हैं तो ऐसा संभव है कि किसी इक्विटी इनकम फंड में इन्वेस्ट कीजिए, और एक अच्छे इक्विटी फंड से इन्वेस्ट करने पे अगर आप 5-6% निकालते हैं तो शायद आपकी पूंजी बरकरार ही नहीं रहेगी, बढ़ेगी भी, और समय के साथ उसको और वो समय के साथ आपका जो इनकम है वो भी बढ़ सकेगा। धीरेन्द्र जी, उनका प्रश्न था कि उनके जो फादर हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए कैसे वो चुनाव करें फंड का, और खुद अपने लिए, वो खुद 33 वर्ष के हैं, सो उनकी उम्र को देखते हुए वो अपने लिए कैसे चुनाव करें? नहीं, इनको अपने लिए तो शुरुआत करनी चाहिए। पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर इनको टैक्स सेविंग फंड से शुरुआत करनी चाहिए, अगर इनको निवेश करने से टैक्स की छूट भी मिलती है। अगर नहीं तो पहली बार अगर किसी बाजार से जुड़े हुए निवेश कर रहे हैं तो इनको शुरुआत करनी चाहिए अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से, जो कि मेरी आमतौर पे हर किसी को शुरुआत करने वाले को यही सलाह होती है। और 1-2 साल के बाद अपना निवेश रोक करके और उसके बाद पूरी तरह से एक ऑल इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। Next caller is from Delhi. Jagmal Singh is online with us. Jagmal Singh sir, welcome to Market Mantra. Please put your question. सवाल पूछिए। नमस्कार सर, धीरेन्द्र जी को भी नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ, बस 72 प्लस, लेकिन मैं अपने सब जिम्मेदारियों को निभा चुका हूँ। जो मेरे पास पैसा है वो सिर्फ वेल्थ क्रिएशन के और 3rd जनरेशन के लिए चाहिए, मतलब टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो मैं ये इन्वेस्ट को रेलियर इन्वेस्टर का एक NASDAQ 100 ये निकला था NFO 2 महीने पहले। जी जी। लेकिन जब से वो उसने तो NFO में किया, लेकिन जब से अभी वो नेगेटिव ही चल रहा है, जबकि हमारा मार्केट तो काफी ऊपर आ गया। लेकिन वो तो क्या अभी भी उसमें इन्वेस्ट करते रहना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपके 5-6 महीने की पहले की बात सुन के मैंने HDFC फ्लेक्सी कैप से कुछ पैसा, आधा पैसा निकाल लिया था, तो अभी उसी में वापस करूं या ये कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप उसमें डाल दूं? और तीसरी एक छोटी सी बात ये है कि ये स्वर्ण गोल्ड अभी मैंने बॉन्ड लिए थे, मुझे सर्टिफिकेट तो आ गया 26 अगस्त को, लेकिन मेरे डीमैट अकाउंट से मैसेज नहीं आया कि उसमें क्रेडिट हो गए। यही बात। थैंक यू सर। 1 या 2 फ्लेक्सी कैप फंड अधिकतर निवेशकों की, और खासकर आप जैसे निवेशकों की जो कि इक्विटी में लगा सकता है, उसके पास समय भी है, लेकिन आप बहुत लो मेंटेनेंस पोर्टफोलियो चाहते होंगे जिसमें कि आपको बार बार उसमें कुछ फेरबदल करने की जरूरत नहीं हो। तो HDFC से आपने निकाल लिया था, काफी समय से इसका प्रदर्शन कमजोर था, बहुत सारे निवेशक निराश हुए थे, और बहुत लंबे समय के बाद उसके निवेश इसके प्रदर्शन में सुधार हुई है। फंड मैनेजर भी बदला है, लेकिन आपको अभी जो अच्छे 2-3 विकल्प है उसमें पैसा लगाइए, और इस तरह कई बार इनको बहुत बारीकी से न देखें। और ये इन्वेस्को का जो NASDAQ 100 ETF फंड ऑफ फंड लॉन्च हुआ था, उसके बाद विदेशी बाजार और खासकर NASDAQ का जो ये इन्वेस्टमेंट है, उस बाजार में भारी गिरावट हुई है। और इतने कम समय में अरसे में मत देखिए, केवल ये कोशिश कीजिए कि आपके पूरे पैसे का 5-10%, 15% ही पैसा इसमें लगा हुआ हो। मुझे लगता है ये काफी जबरदस्त निवेश है, लेकिन ये बड़े बुरे समय पे आपकी शुरुआत हुई है, इस वजह से निराशा हो रही है। इसको थोड़ा समय दीजिए, और इसको काफी थोड़ा लंबा समय दीजिए। अगर 4-5 साल का आपका नजरिया आप रखते हैं तो मुझे लगता है कि किसी भी निवेशक के लिए ये बहुत ही यूजफुल डाइवर्सिफिकेशन है।
ये एक ऐसे निवेश का आपको एक्सपोजर देता है जो कि भारतीय निवेशकों को उपलब्ध नहीं है। अलग बात है और ये पिछले 5-6 साल से बहुत ही बेहतरीन फंड निवेश साबित रहा होता या हुआ होता, लेकिन खासकर आपने 3 महीने पहले लगाया और उसके बाद से हमारी स्थिति या इस बाजार की स्थिति काफी गंभीर हो गई है। लेकिन ये जो अंडरलाइंग कंपनियां हैं इसकी NASDAQ 100 की, उसके बारे में मुझे कोई भी आशंका नहीं है कि इसमें 4-5 साल में लोगों को अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और आपका जो कोर पोर्टफोलियो है उसके लिए 2 अच्छा मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड, और वो काफी होगा। और इसमें अगर अभी भी आप पैसा लगाने में सक्षम हैं तो ये निवेश जारी रखें। So his question was आपके इन्वेस्टमेंट जो सॉवरेन गोल्ड फंड बॉन्ड में आपने निवेश किया था उसको आपके डीमैट अकाउंट में नहीं दिख रहा है, ये किसी टेक्निकलिटी की वजह से होगा। जिसके जरिए आपने निवेश किया था बैंक के या ब्रोकर के जरिए, उनसे पता कीजिए। Dhirendra's question was that the HDFC Flexi Cap, should he go out of that to Canara Robeco Flexi Cap or should he stay in HDFC Flexi Cap? No, he was asking that, he took his money out from HDFC Flexi Cap and should he go back to it? And my suggestion is not now. Okay. अब दिल्ली से RS दहिया है हमारे अगले कॉलर। आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। मैम नमस्कार। नमस्कार। मेरा धीरेन्द्र जी से क्वेश्चन है दैट a person like I have taken steps like all these schemes are joint holders either or survivor and nomination has been done. Will it ensure smooth transition of money in case of death of a person, first or second holder, without any hassles? And second question is, I want to know his assessment of HDFC small cap fund for the purpose of investment for a period of 5 years. Okay. आपके रेडियो की आवाज आ रही है दहिया जी से, प्लीज। जी। About the joint ownership, that is either or survivor, that is the finest way of actually ownership in a way that you don't even need a will or nomination. One of the person, the survivor it will automatically get transferred. The succession is the smoothest. Also, let me use this opportunity to inform all our listeners that nomination gets you the rights to those assets but does not entitle you to the ownership of those assets. Ownership of assets is, entitlement of or avail or is, flawlessly ownership can be transferred only by will. So in case of joint ownership, it is without any dispute that the succession is possible. But just nomination will not help. Or nomination only gets you the control. You are the trustee of those investments till the ownership is proven. Or if somebody disputes it, then it will get stuck. So I would suggest that if any investor has give great clarity in terms of joint ownership, he should have it. If he does not have it, then you should have your nomination so that the person gets it. But at the same time, it is important to have your will, and will is not a very complicated thing. You should just you don't have to necessarily go through all the legal process. Of course, legal process or registering your will make it completely foolproof. But having your will documented and signed is good enough as well. HDFC स्मॉल कैप के बारे में भी वो पूछ रहे थे, 2-3 वर्ष का पीरियड। जी। अच्छा। HDFC स्मॉल कैप में एक समस्या है कि काफी बड़ा फंड हो गया है और लेकिन उसके बावजूद इसका प्रदर्शन काफी इम्प्रेसिव रहा है और मेरी सलाह होगी कि फिलहाल ये एक अपने हेडविंड के बावजूद ये एक एवरेज सा फंड साबित हो रहा है। Dhirendra, you often talk about the winner's curse. What is the optimum size for a small cap fund? Small cap fund, I would think that it's any more than 10,000-15,000 crore will be a very significant headwind. Next caller is from Gurugram. BB Narula is with us. Narula sahab, please put your question to Dhirendra. Good evening, sir. My question is regarding short-term capital gains tax. Actually, I have redeemed 2 banking short-term funds and made a capital gain of 50,000 each, 1 lakh on the 2 funds. My question is whether I'll be taxed 30% or will I be taxed as per my income tax slab bracket in which I fall in. Short-term capital debt fund is taxed at your income tax marginal rate.
So marginal rate basically is that whatever is his highest rate applicable, that will be the rate. The short-term capital gains tax will be added to his income of this financial year in the year in which it has been realized, and depending on which the tax bracket he falls in, he'll be liable for that tax. धीरेन्द्र जी, जो हमारे श्रोता हैं जो रिटायर्ड हैं, उनके लिए अक्सर ये एक प्रश्न होता है दिमाग में कि जो एसआईपी की बात होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसके लिए कैसे उसका इस्तेमाल करें अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप कुछ टिप्स बता सकते हैं ब्रॉड उनके लिए? एंड एसडब्ल्यूपी आल्सो फॉर देम. एसडब्ल्यूपी, जी हाँ, ये दो तरीके रवि, कई निवेशक ऐसे भी होते हैं जो रिटायरमेंट में भी उनके पास बचत है और उसे जो भी पेंशन मिल रहा हो या जो भी उनके आमदनी का जरिया है वो खर्च नहीं होता है और फिर भी पैसा बच जाता है, तो वो अपने नजरिए से, जैसे शुरुआत में एक निवेशक पूछ रहे थे कहाँ निवेश करना चाहिए, उनको निवेश अपना जारी रखना चाहिए. अगर आपको अपने निवेश से आमदनी की जरूरत है और पेंशन और कोई दूसरा आमदनी का जरिया नहीं है, तो इसके लिए बहुत बारीक प्लानिंग की जरूरत है. बारीक प्लानिंग की जरूरत इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो आपको कुछ ऐसे निवेश करने चाहिए जिससे कि आपको निश्चित तौर पे आपको कुछ निश्चित आमदनी मिल पाए. और इसमें हायरार्की है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और पोस्ट ऑफिस का MIP, और इसमें करीब 30-40 लाख रुपया लगाया जा सकता है कुल मिला के. और इससे एक आपके पास एक निश्चित आमदनी जो कि गारंटीड होगी वो आपको मिलती रहेगी. उसके बाद नौबत आता है कि कुछ आपके पास ऐसा निवेश करना चाहिए जो कि जिसका दाम भी बढ़े और महंगाई. तो इन निवेश का फायदा ये है कि ये पूरी तरह सुरक्षित है. इनका नुकसान ये है कि इसमें आपकी पूंजी बढ़ेगी नहीं, वो आपकी पूंजी वही रहेगी. और अगर आपसे इससे मिलने वाली आमदनी को अगर आप नहीं बचाते हैं या नहीं बचता है तो 5 साल के बाद 10 साल के बाद ये पूंजी काफी नहीं होगी आपको इनकम का मीनिंगफुल सपोर्ट देने के लिए. तो इसलिए जरूरी है कि इसके अलावा जो कुछ पैसा आपके पैसे का छोटा भाग इक्विटी में जरूर लगा हो, उससे और उस पैसे से आप आमदनी डिराइव नहीं कर रहे हो, कम से कम 3-4 साल वो पैसा लगा रहे, ताकि मान लीजिए आपने ये 40 लाख रुपए लगाया और उसके बाद 10-15 लाख रुपए अगर बचता है और इसी रेशियो में 1/4 या 1/3 या 20% आपका इक्विटी में रहता है, जो कि आप 5 साल रखते हैं और 5 साल दूसरे पैसे से मिलने वाली आमदनी अगर आप कंज्यूम कर लेते हैं, तो ये जो पैसा बढ़ेगा ये आपके हायर इनकम को सपोर्ट कर पाएगा. ये आप किसी भी तरीके से करिए. अगर और ये आप किसी ऐसे कंजर्वेटिव फंड में जाके आप नियमित रूप से पैसा निकाल के या फिर बड़े रकम को इस तरह से लगा के जिसकी एसेट एलोकेशन 60-70% फिक्स इनकम हो, बाकी इक्विटी हो, उससे आप SWP कीजिए. लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि जब आप SWP करें तो वहां पे 4 से 6% से ज्यादा वो विड्रॉल रेट ना हो, ताकि जो इससे ज्यादा मिलने वाला रिटर्न है वो आपके पूंजी को बढ़ाने में मदद कर सके, ज्यादा आमदनी को सपोर्ट करने के लिए भविष्य में. Next caller is from Uttar Pradesh, Basti. Santosh Singh is with us. Santosh, welcome to Market Mantra. Please put your question. हाँ जी, गुड इवनिंग सर. Good evening. सर मेरा क्वेश्चन जरा म्यूचुअल फंड से हटके है थोड़ा. तो मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे डीमैट अकाउंट में हमारे पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है, जो बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो प्रॉफिट काफी अच्छे हैं लेकिन हमने उसको सेल नहीं किया है, वो पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिख रहा है. लेकिन तो मुझे ये जानना है कि जैसे मुझे ITR भरवाना है, तो ITR में वो जो हमारा जो पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिख रहा है, क्या वो भी इंक्लूड होता है क्या उसमें? हमने मान लीजिए प्रॉफिट कमाया है तो, लेकिन सेल नहीं किया है, अभी तो पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं उससे. जी नहीं, इनकम टैक्स के नजरिए से आपका अनरियलाइज्ड गेन कोई मायने नहीं रखता है. ये आपके जानकारी के लिए है. आप टैक्स आपको देना होता है तभी जब आप कोई गेन को आप रियलाइज कर लेते हैं. आपने 10 रुपया लगाया और 20 रुपए पे अगर आप नहीं बेचते हैं या आपने 10 साल पहले कोई चीज खरीदा था 10 रुपए का और आज उसका दाम अगर 1000 रुपया भी हो गया है, तो जब तक आप बेचते नहीं है तब तक आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है. और ये एक बहुत ही खूबसूरत टैक्स प्लानिंग का एडवांटेज है कि और ये एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी है, क्योंकि पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स नहीं लगता था, लेकिन अब चूंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी 10% लगता है,
तो अगर आप बारीकी से ऐसे अपने निवेश का चुनाव करते हैं कि आप बहुत साल तक उसमें बदलाव लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये म्यूचुअल फंड की भी एक खासियत है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर अब समय के साथ बदलता रहेगा, लेकिन जब तक आप म्यूचुअल फंड बेचेंगे नहीं और जब तक मुनाफे को रियलाइज नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं होगा, आपको टैक्स नहीं देना है। तो ये केवल आपकी जानकारी के लिए, ये दाम कभी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। टैक्स की देनदारी आपकी केवल तब बनती है जब आप उस मुनाफे को रियलाइज कर देते हैं। वो नोशनल ही रहता है बेसिकली प्रॉफिट। जी हाँ, वो नोशनल रहता है। आप बेचेंगे तभी आपको टैक्स देना होगा। अब यूपी से जौनपुर से है देवेश हमारे साथ। देवेश जी स्वागत है, सवाल पूछिए। जी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। आई वांट टू नो 50,000 मनी हाउ। देवेश जी अपना रेडियो की आवाज कम कर दीजिए देवेश जी प्लीज। जी मैं फर्स्ट टाइम मतलब इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास 50,000 है, तो उसको मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, मैं यही जानना चाहता हूँ। पहली बार आप निवेश कर रहे हैं तो एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे शुरुआत करना, यहाँ बाजार का भारी उतार चढ़ाव आपको विचलित नहीं करेगा, आपको डर नहीं लगेगा। और ऐसे फंड ये अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हैं। अगर मुझे 2-3 फंड गिनाना, या लार्ज कैप फंड, अगर मुझे 1-2 फंड गिनाना हो तो मेरा एसेट का हाइब्रिड इक्विटी, या एसबीआई का हाइब्रिड इक्विटी, या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस्ड एडवांटेज, ये कुछ ऐसे फंड है जी। और अगर हम डेट फंड और इक्विटी फंड की बात करें तो क्या प्रपोर्शन होना चाहिए? अगर दोनों में निवेश करना चाहे कोई निवेशक तो क्या प्रपोर्शन होना चाहिए? ये पूरी तरह निर्भर करता है आपकी जरूरत के हिसाब से। आपको अपना सारा पैसा जो 2-3 साल में चाहिए वो केवल डेट फंड में ही लगाना चाहिए। इक्विटी में लगाने वाला पैसा केवल वो होना चाहिए जिसकी कम से कम 5 साल आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और पहली बार निवेश करने वाले निवेशक को हमेशा बैलेंस फंड में ही पैसा लगाना चाहिए। और जितनी पैसे की जरूरत आपको 2-3 साल 4 साल में प्रेडिक्टेबल तरीके से आपको चाहिए, वो कभी भी इक्विटी में नहीं लगाना चाहिए। और इक्विटी में लगाने वाला पैसा एक नियम जो कि किसी भी शुरुआती निवेशक या कम एक्सपीरियंस निवेशक, शुरुआती निवेशक भी नहीं, अगर आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन आपने भारी उतार चढ़ाव नहीं देखा है, तो बाजार के पीक में इन्वेस्ट करने के पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। इसलिए कभी भी आप एक मुश्त पैसा ढेर सारा कभी बाजार में ना लगाएं, हमेशा एसआईपी के जरिए ही इक्विटी में पैसा लगाएं। नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम गाजियाबाद। गौरव इज ऑनलाइन विद अस। गौरव, वेलकम टू मार्केट मंत्र। प्लीज पुट योर क्वेश्चन। सर, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट मैंने बताइए। मेरे 60 साल के भाई साहब है जिनको इन्फ्लेशन को बीट करना है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा नहीं चाहिए। तो ऐसा कोई डेट फंड या ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट हो जो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए और रिस्क भी ना हो। और दूसरा सवाल सर, क्या जैसे आपने कहा कि इक्विटी में डालना जरूरी है, तो क्या अगर हम 3 साल की रिक्वायरमेंट अपने डेट फंड में डाल दें और उसके बाद के लिए बैलेंस एडवांटेज में चले जाएं, धीरे धीरे हर 3 साल की रिक्वायरमेंट इस तरह से शिफ्ट करते जाएं, तो क्या वो बेटर होगा? वो उसके लिए कोई सोल्यूशन है क्या आपके पास, जो मतलब जिनके पेंशन नहीं है, हम प्राइवेट वाले लोग? आप ये जो दूसरा विकल्प, ये बिल्कुल कारगर साबित होता है कि अपने 2-3 साल की अगर जरूरत को अगर आप फिक्स्ड इनकम में रखें, डेट फंड में रखें, तो आपको बिल्कुल आप एंशियस नहीं होंगे अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में। और बाकी पैसा अगर आप बैलेंस एडवांटेज में लगाते हैं तो वो बैलेंस एडवांटेज में हालांकि पैसा इक्विटी में लगा रहता है, लेकिन उतना उतार चढ़ाव नहीं दिखता है जिस तरह के एक ऑल इक्विटी फंड में होगा। और अब जो आपका पहला प्रश्न की कंजर्वेटिव फंड जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, सब्सटैंशियली इक्विटी में लगा हो, ऐसे फंड ये इक्विटी सेविंग्स फंड जिनका कि एक छोटा सा भाग, माइनॉरिटी पार्ट 20 से 30% इक्विटी में लगा रहता है, बाकी 60-70% फिक्स्ड इनकम में ही रहता है। और यहाँ इक्विटी बाजार में भारी गिरावट से इन पे खास उतना असर नहीं होता है। इनमें निवेश करना चाहिए। अगर मुझे 2-3 फंड गिनवाना हो तो एक्सिस का इक्विटी सेवर या मेरा एसेट का इक्विटी सेविंग्स, ये कुछ विकल्प है। गौतम है दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है, सवाल पूछिए। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, सुन पा रहे हैं। ठीक है। सभी को मेरा नमस्कार। वीरेंद्र सर, एक तो फंड ऑफ फंड्स क्या है और उसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो महंगा होता है? दूसरी चीज, आपने अभी एमआईपी पोस्ट ऑफिस इनके एमआईपी में बोला कि 40 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं,
सर वो सिंगल तो 4.5 लाख है एंड जॉइंट पे 9 लाख है, तो आप 40 लाख वाली पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम बता रहे हैं, काइंडली गाइड कर पाएंगे? थैंक यू। नहीं, मैं पोस्ट ऑफिस में 40 लाख नहीं बोल रहा था। मैं बोल रहा था कि 15 लाख रुपया आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगा सकते हैं, बाकी 10 लाख रुपया प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में आप लगा सकते हैं। ये मिला के हो गया 35 लाख, और बाकी आप और आपके स्पाउस मिल करके, तो मैं अंदाजन करिए 40 लाख रुपया, 35 लाख रुपया, ये तीनों में मिला करके हो जाता है। और स्पाउस को भी अगर जोड़ लेते हैं तो ये 40 से बढ़ जाता है, तो करीब 35-40 लाख रुपया एक ऐसा निवेश जो कि आपको गारंटेड इनकम देता है, और रिलेटिवली जो भी प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है उससे हमेशा ही इनमें थोड़ा बेहतर रिटर्न है। फंड ऑफ फंड्स के बारे में भी वो जानना चाहते थे, हाउ टू इन्वेस्ट और कितना एक्सपेंसिव है? एक तो फंड ऑफ फंड क्या है, बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो कि दूसरे फंड में निवेश करते हैं। तो अगर आपको 3-4 फंड में निवेश करना है तो कुछ और इन फंड ये इन फंड की अच्छी शुरुआत भारत में नहीं हुई थी, और इनका खर्चा जरूर ज्यादा होता है, क्योंकि एक तो अंडरलाइंग फंड का खर्चा है और आप फंड ऑफ फंड में जो पैसा लगा रहे हैं उसको भी चलाने का खर्चा है। लेकिन कुछ स्थिति में फंड ऑफ फंड बड़े कारगर साबित हुए, जैसे कि किसी इंडेक्स फंड में अगर आपको पैसा लगाना, क्षमा कीजिएगा, अगर किसी ईटीएफ में पैसा लगाना हो तो, और ईटीएफ में पैसा लगाना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा, और उसमें एक और एडेड रिस्क होता है कि आप पैसा कैसे कब लगा रहे हैं, कब प्रीमियम या डिस्काउंट पे, क्योंकि ईटीएफ में लगाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं लेकिन उसका बाजार में जो दाम है वो एनएवी से ज्यादा हो, और जब आप किसी फंड ऑफ फंड में लगा रहे हैं तो ये फंड की जिम्मेवारी है कि वो बारीकी से खरीदे, और आपको स्टॉक ब्रोकर के यहाँ जाके अकाउंट नहीं खोलना पड़ेगा, और नियमित रूप से आप एसआईपी वगैरह कर सकते हैं, जो कि फंड ऑफ फंड में जो कि किसी ईटीएफ में करना मुश्किल हो। और बहुत सारे फंड का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही हुआ है, और खासकर विदेशी बाजार में लगाने वाले जितने भी फंड यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं उनका स्ट्रक्चर फंड ऑफ फंड का है, क्योंकि वो विदेश में चलता हुआ फंड है जिसका कि एक हिस्ट्री है जो कि आप देखते हैं, और उसमें वो फंड यहाँ से आसानी से लगा पाता है। तो मेरी सलाह होगी कि कुछ ऐसे फंड जो कि दूसरे बाजार में आपको एक्सेस प्रोवाइड करते हैं और सुविधाजनक तरीके से उसमें लगाना चाहिए। हालांकि जो भारत में भी कुछ ऐसे फंड है जिनकी जो कि बहुत पॉपुलर नहीं हो पाए, फंड जो कि 4-5 फंड में लगाते हैं, वो बीट करने की कोशिश करते हैं, उनका परफॉर्मेंस भी वैसा ही इनकंसिस्टेंट रहा है। लेकिन उनका एक फायदा ये है कि जब तक आप फंड ऑफ फंड खरीदते हैं और जब जब तक बेचते नहीं है तब तक आपको टैक्स नहीं देना है, और अगर आप खुद ही 4-5 फंड खरीदें और 4-5 फंड खरीद बेच करें तो जब आप बेचेंगे तब तक आपको टैक्स देना पड़ेगा। Right. So let's quickly look at the stock markets during the week. The Sensex plunged 742 points, 1.26% to close at 58,099. The Nifty also lost 204 points, or 1.16% to close at 17,326. So both the domestic equity indices, the key ones, declined by more than 1% during the week. हरीश है मुंबई से हमारे साथ। हम आपसे माफी चाहेंगे, समय की कमी के कारण हम आपका कॉल आज नहीं ले पाएंगे। आप हमें अगले संडे जरूर फोन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धीरेन्द्र जी, आप शामिल हुए कार्यक्रम में और हमारे सभी श्रोताओं के सवालों के आपने जवाब दिए। धन्यवाद आपका। Thank you, Dhirendra, for joining us live and answering the questions that our listeners posed. Before we close, a reminder of the headlines. Foreign investors pump in more than 14,000 crore rupees into the Indian capital market, and domestic indices fell by more than 1% of the week ended on Friday. Sensex closes below 58,100 points, and Nifty settles below 17,350. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar.